हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था। गुप्त वंश पूरा देख लिया था। आज देखना है अगला वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। दिखाई दे रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक, अगर जाति की बात करें तो ये राजपूत जाति से थे, राजपूत थे ये। ठीक, क्षेत्र विस्तार की बात करें कि प्रतिहारों का वंश कहाँ पर पल बढ़ रहा था, कौन सा क्षेत्र था, तो क्षेत्र इसका था पश्चिमी मालवा, राजस्थान और गुजरात। इन क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था। ठीक है ना। राजधानी, दो राजधानियां रही हैं इसकी। पहला तो उज्जैन, ये पहली राजधानी कहलाती थी, और दूसरा कन्नौज। ठीक है, ये प्रतिहार वंश की दूसरी राजधानी मानी जाती थी। संस्थापक की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम था नागभट्ट प्रथम या फर्स्ट। ठीक, लगभग 725 ईस्वी के आसपास इसने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना। नागभट्ट प्रथम से संबंधित एक फैक्ट है, एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कौन सा? ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति, ये एक प्रकार का शिलालेख है। और शिलालेख क्या होता है पहले भी बता चुके हैं कि पत्थरों को काटकर उसमें उत्कीर्ण कराए जाते थे। जो भी जानकारियाँ या फिर सूचनाएं होती थी उसे उसमें उत्कीर्ण कराया जाता था, उसे ही शिलालेख कहा जाता था। और ग्वालियर प्रशस्ति जो है एक प्रकार का शिलालेख है। इस शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? म्लेच्छकों का नाशक। म्लेच्छकों का नाशक कहा गया है। किसे? नागभट्ट प्रथम को। ठीक है। अच्छा, ये म्लेच्छ क्या होते थे, किन्हें कहा जाता था? तो म्लेच्छ जान लीजिए, उस टाइम पर जो भी विदेशी आक्रमण हो रहे थे भारत पे, ठीक है, तो उन विदेशी आक्रमणकारियों को म्लेच्छ कहा जाता था। विदेशी आक्रमणकारी, इनको म्लेच्छ कहा जाता था। और इनका नाश करने के कारण ही इसे नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छकों का नाशक कहा गया। ठीक, प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक होता है, प्रतापी शासक मिहिर भोज। ठीक, इसने एक उपाधि धारण की थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पूछा जाता है, आदि बराह। ठीक है, आदि बराह की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, इसके टाइम की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है कि अरबी यात्री, अरब का यात्री था, अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। इसके शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। ठीक है ना। और इसने जब यात्रा की और अपना यात्रा वृतांत लिखा तो उसमें इसने मिहिर भोज को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक है, मिहिर भोज जो था, ठीक है, इस वजह से सुलेमान ने उसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा। साथ में उसकी सैन्य व्यवस्था की तारीफ भी की। ठीक है ना, किसके? मिहिर भोज के। चलिए, उसके बाद मिहिर भोज का उत्तराधिकारी होता है महेंद्र पाल प्रथम या फर्स्ट। ठीक है, ये उसी का पुत्र होता है। इसके टाइम की महत्वपूर्ण घटना के बारे में क्या है कि इसके दरबार में एक प्रमुख राजकवि था, राजकवि जिसका नाम है राजशेखर। ठीक है ना। इसने अपने नाटक में, ये राजशेखर क्या था? राजकवि था, तो कविताएं और साहित्यों की रचना करता था। ठीक है, इसने अपने नाटक में क्या लिखा? महेंद्र पाल का नाम निर्भय राजा बताया। निर्भय
राजा, ठीक है, दिखाई दे रहा है इधर, निर्भय राजा बताया और निर्भय नरेंद्र, ये दो उपनाम बताए किसके, नरेंद्र पाल प्रथम के बारे में। निर्भय राजा, निर्भय नरेंद्र, ठीक है। इतनी जानकारी हो गई गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। अगला वंश है कलचुरी वंश। कलचुरी या कलचुरी के चेदी वंश, ठीक, दिखाई दे रहा है। कलचुरी वंश जो है उस टाइम पे दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी कलचुरी और दक्षिणी कलचुरी में, ठीक है। उत्तरी कलचुरी और दक्षिणी कलचुरी में। उत्तरी कलचुरी में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो अपना इसमें राजस्थान शामिल था और मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल था। और दक्षिणी कलचुरी में कौन सा क्षेत्र, कर्नाटक आता था, ठीक। तो हम पढ़ेंगे उत्तरी कलचुरी के बारे में क्योंकि इसमें हमारा मध्य प्रदेश शामिल है और हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे चेदी वंश भी कहा जाता था, ठीक है ना, चेदी वंश। और चेदी जान लीजिए अपने भारत का एक महाजनपद भी रही है, ठीक है। तो चेदी वंश, चलिए इसकी स्थापना की बात करते हैं, संस्थापक की बात करते हैं। तो संस्थापक था कोक्कल प्रथम, संस्थापक कोक्कल प्रथम, ठीक। कब, 845 ईस्वी के आसपास इसने स्थापना की थी। राजधानी, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी या तेवर या वर्तमान का जबलपुर, जबलपुर, ठीक। ये राजधानी होती थी किसकी, कलचुरी वंश की, ठीक। इस वंश के प्रमुख शासक की बात करें, प्रमुख शासक वो कौन था, युवराज प्रथम, ठीक है, युवराज प्रथम, युवराज फर्स्ट। इसके टाइम पे दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी। सबसे पहला, इसने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय को पराजित किया था इसने, ठीक है। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का राजा था, इसे पराजित किया था इसने। और दूसरी घटना थी इसके दरबार में, इसके शासनकाल में, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश के राजकवि का नाम क्या पड़ा था, राजशेखर, ठीक है। राजशेखर प्रतिहार वंश का राजकवि, प्रतिहार कवि राजशेखर आया था इसके दरबार में, ठीक है ना। कहाँ से, कन्नौज से त्रिपुरी, कन्नौज से त्रिपुरी आया। और त्रिपुरी आने के बाद इसने दो ग्रंथों की रचना की, ठीक है ना, इसने ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ, तो एक है आपका काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, और दूसरा ग्रंथ था विशाल भंजिका, विशाल भंजिका, ठीक है, दिखाई दे रहा है वीडियो में। दो ग्रंथ की रचना की किसने, राजशेखर, ये प्रतिहार वंश का राजकवि था, ठीक है। ये कन्नौज से त्रिपुरी आ गया और यहाँ पर दो ग्रंथों की रचना कर देता है, काव्य मीमांसा और फिर विशाल भंजिका। विशाल भंजिका महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसमें युवराज प्रथम को उज्जैन भुजंग कहा गया है, ठीक है, युवराज प्रथम को उज्जैन भुजंग कहा गया है और मालवा विजेता कहा गया है, मालवा विजेता किसमें, विशाल भंजिका में कहा गया है, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक विजय सिंह, ठीक, विजय सिंह। इसे चंदेलों ने पराजित कर दिया और कलचुरी वंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। यहाँ तक अपना था क्या, कलचुरी वंश।
अगला वंश देखेंगे हम लोग मालवा के परमार वंश। मालवा का परमार वंश, ठीक है। इस वंश का संस्थापक की बात करें, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, संस्थापक कौन था? उपेंद्र, और कहीं पर इसी का नाम मिलता है कृष्णराज भी, ठीक है। तो लगभग 8वीं शताब्दी में इसने साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक। किसने? उपेंद्र या कृष्णराज ने। राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी अपनी उज्जैन व धार, ठीक है ना। पहले उज्जैन थी, बाद में धार परिवर्तित कर दिया जाता है। उपेंद्र के बाद कई शासकों ने यहाँ पे बारी बारी से शासन किया था। हम पढ़ेंगे प्रमुख शासकों के बारे में। तो सबसे प्रमुख शासक कौन था इसमें? प्रमुख शासक, ठीक। हर्ष, प्रमुख शासक हर्ष, या इसी का नाम मिलता है सीयक, ठीक है। इसने 945 से 72 ईस्वी तक शासन किया लगभग, ठीक है ना। इसने शासन किया। इसके टाइम पे एक ही महत्वपूर्ण घटना है, इसने राजधानी उज्जैन से धार परिवर्तित की, ठीक है ना। तो इसने राजधानी उज्जैन से धार परिवर्तित की, ठीक है। इसने राजधानी परिवर्तन किया उज्जैन से धार। उसके बाद हर्ष का उत्तराधिकारी होता है वाकपति मुंज, वाकपति मुंज, ठीक। शासनकाल 992 से 98 ईस्वी, ठीक है ना। अच्छा, इसके नाम के बारे में एक छोटी सी कहानी है। इसका नाम मतलब क्यों इस तरह से पड़ा, तो जान लीजिए। मुंज एक प्रकार की घास होती है। आप लोग खेतों में चले जाइए बारिश के टाइम में, तो जो लंबी लंबी घासें होती हैं जिससे झाड़ू वगैरह बनाते हैं, या फिर गांव वाले जो क्षेत्र हैं कच्चे मकानों में छत बनाने का काम करते हैं उससे, ठीक है। तो वो होती है मुंज घास। तो मुंज घास में ही इसे पड़ा हुआ मिला था सीयक को, ठीक है ना। मतलब ये हर्ष का दत्तक पुत्र होता है, गोद लिया हुआ पुत्र होता है, ठीक। तो इसी वजह से इसका नाम मुंज पड़ा, और वाकपति जो है हर्ष के पूर्वज का नाम था, ठीक है ना। अच्छा, इसने हर्ष के बाद वाकपति मुंज शासक बनता है, उसका उत्तराधिकारी बनता है। इसका मतलब ये यहाँ पे कि हर्ष का और कोई पुत्र था कि नहीं, तो था, ठीक है ना। एक पुत्र तो आपका वाकपति मुंज हुआ, और दूसरा होता है सिंधुराज, ठीक। ये हर्ष का जो है असली पुत्र होता है, रियल पुत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वाकपति मुंज जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, हर्ष बहुत ज़्यादा चाहता था। इस वजह से उसने अपना उत्तराधिकारी वाकपति मुंज को बनाया था, और उसके बाद फिर बनेगा शासक सिंधुराज, ठीक है ना। वाकपति मुंज के बारे में यहाँ 3-4 फैक्ट हैं, जान लीजिए, ठीक। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला उपाधियों की बात करते हैं। उपाधियों की बात करते हैं इसने उपाधियां धारण की थी। श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ठीक है। ये 3 उपाधियां धारण की थी किसने? वाकपति मुंज ने, ठीक। इसने एक झील का निर्माण करवाया था, झील निर्माण, ठीक। कौन सा? मुंज सागर झील, मुंज सागर झील कहाँ पे? जिला धार में। इसने एक नगर बसाया, नगर बसाया, नगर का नाम क्या है? मुंजपुर, मुंजपुर। कहाँ? गुजरात राज्य में,
ठीक। और उसके बाद एक घटना होती है इसके टाइम में, चालुक्य नरेश तैल द्वितीय, चालुक्य नरेश तैल द्वितीय से पराजित, ठीक है। तैल द्वितीय से पराजित हो जाता है, उसके बाद में उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वाकपति मुंज के टाइम पर भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला शासक बनेगा सिंधुराज, जिसके बारे में अभी बताया था हमने। सिंधुराज 998 से 1000 ईस्वी तक इसका शासन रहा, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता इसके टाइम पे, बस चालुक्यों ने आक्रमण किया था और इसने हरा दिया था, ठीक। उसके बाद अगला शासक होता है जो कि परमार वंश में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है, वो है राजा भोज, ठीक है। ये मिहिर भोज नहीं है जो कि हमने प्रतिहार वंश में पढ़ा था, ये परमार वंश के राजा भोज हैं, ठीक है ना। शासन काल की बात करें तो 1010 से 1055 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया था, ठीक। ये बहुत ही शक्तिशाली और पढ़े लिखे हुए मतलब विद्वान शासक थे, इस वजह से इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। कविराज इन्हें उपाधि दी गई थी, ठीक। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, कुछ रचनाएं की थी इन्होंने। आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व और सम्रांगण सूत्रधार, ये प्रमुख रचनाएं हैं राजा भोज से संबंधित, ठीक है ना। इनके टाइम में कुछ निर्माण कार्य हुए थे प्रमुख निर्माण कार्य, क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर को बसाया था इन्होंने, भोपाल नगर बसाया और भोपाल में ही एक विशाल सरोवर, ठीक है, जिसे भोज ताल कहते हैं, भोज ताल का निर्माण करवाया, ठीक है, भोज ताल का निर्माण कराया, ठीक। अच्छा, परमार वंश से संबंधित है एक उदय प्रशस्ति, उदयपुर प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? गंजवा सौदा, गंजवा सौदा कहाँ पर है ये? विदिशा में, ठीक। यहाँ से एक प्रशस्ति यानी कि शिलालेख है, ये उदयपुर प्रशस्ति प्राप्त हुआ है, उदयपुर प्रशस्ति, ठीक। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गंजवा सौदा विदिशा से। इसमें परमार वंश के सभी शासकों के नाम क्रमशः दिए हुए हैं और उनकी उपलब्धियां, ठीक है, नाम व उपलब्धियां दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम घटना है राजा भोज से संबंधित, चालुक्यों ने इसको पराजित किया था, ठीक है, चालुक्यों ने राजा भोज को पराजित किया और यहाँ से आपका परमार वंश समाप्त हो जाता है, राजा भोज को पराजित किया, ठीक है। अच्छा, उदयपुर प्रशस्ति से एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, ये जो उदयपुर प्रशस्ति है वहाँ पर गंजवा सौदा में एक मंदिर है नीलकंठेश्वर, जो कि शिव मंदिर है, नीलकंठेश्वर मंदिर में स्थित है ये, ठीक है ना, नीलकंठेश्वर मंदिर, ठीक। और इस मंदिर का निर्माण राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने करवाया था। किसने? उदयादित्य ने निर्माण करवाया था, ठीक। तो इतनी जानकारी हो गई परमार वंश के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।